हेलो एंड बिग वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। मैं हूं रेहान खान, स्वागत है आप सबका। आज बीएससी थर्ड ईयर के बॉटनी फर्स्ट पेपर के एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। बॉटनी फर्स्ट पेपर के सेकंड यूनिट में एक टॉपिक है फाइबर यील्डिंग प्लांट या फाइबर प्रोड्यूसिंग प्लांट, रेशे प्रदान करने वाले पौधे। पहले जो पुराना सिलेबस था सन 2012 से पहले इकोनॉमिक बॉटनी के नाम से एक टॉपिक था, उसमें आपको अलग अलग तरह के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के प्लांट्स पढ़ना होते थे। तब भी ये टॉपिक वहाँ शामिल था, अभी भी आपके सिलेबस में है और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें काफ़ी सारे प्लांट फाइबर के सोर्सेज के बॉटनिकल नेम और उनके सोर्स दिए हैं और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फाइबर यील्डिंग प्लांट या रेशे प्रदान करने वाले पौधे, ये आपको जो टॉपिक मेन पढ़ना है। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर फाइबर्स। फाइबर्स क्या हैं हिंदी में, जिनको हम रेशे कहते हैं। तो फाइबर्स आर थिन लॉन्ग फ्लेक्सिबल स्ट्रैंड्स, पतले लचीले धागे के समान या रेशे के समान जो संरचनाएं होती हैं, आमतौर पर उनको हम फाइबर्स या रेशे कहते हैं। तो जो भी हमें फाइबर्स मिलते हैं वो काफ़ी सारे उसमें से हमारे लिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के हैं। अब वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो नेचुरल फाइबर्स होते हैं किसी प्राकृतिक स्रोत से मिलने वाले, या फिर सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। इनको आप मैन मेड फाइबर्स भी कह सकते हैं। ये फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। तो दो तरह के फाइबर्स हमें उपलब्ध हैं, नेचुरल फाइबर्स प्राकृतिक रेशे और सिंथेटिक फाइबर्स या मैन मेड फाइबर्स। अब जो नेचुरल फाइबर्स हैं इनके फिर फर्दर दो सोर्सेज हैं, दो इनके हमारे लिए स्रोत हैं। जो नेचुरल फाइबर्स हैं या तो वो पौधों से प्राप्त होंगे, और अगर वो पौधों से प्राप्त होंगे तो उनको कहेंगे प्लांट फाइबर्स, और अगर वो किसी जंतु से किसी एनिमल से प्राप्त होंगे तो उनको कहेंगे एनिमल फाइबर्स। तो प्लांट फाइबर्स जो हैं वो पौधों के अलग अलग हिस्सों से, खासतौर से स्टेम वाले पार्ट से मिलते हैं, कभी कभी फ्रूट और सीड से भी मिलते हैं। उनमें जो सबसे कॉमन है कॉटन, जूट, कॉयर, हेम्प, सन हेम्प, इस तरह के फाइबर्स जो हमारे सिलेबस में भी शामिल हैं, ये सब नेचुरल प्लांट फाइबर्स हैं। कॉटन, जूट, कॉयर, हेम्प, सन हेम्प, फ्लैक्स। जो एनिमल बॉडी से मिलते हैं हमें फाइबर, वो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनमें सिल्क और वूल, ये दो फाइबर हमारे लिए बहुत इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के हैं। तो जो नेचुरल फाइबर हैं जिनको आप फर्दर प्लांट और एनिमल फाइबर की कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, उनमें कॉटन, जूट, कॉयर, फ्लैक्स, हेम्प, सिल्क, वूल ये शामिल हैं। जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनमें नायलॉन, पॉलिस्टर, इस तरह के फाइबर शामिल हैं जो फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। ये मैन मेड फाइबर्स हैं। तो फाइबर्स जो हैं वो थिन लॉन्ग फ्लेक्सिबल स्ट्रैंड्स होते हैं। चूंकि हम बॉटनी में ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो इसलिए हम इस टॉपिक में प्लांट फाइबर्स को मेनली डिस्कस करेंगे। अब प्लांट बॉडी में जो फाइबर्स होते हैं, एक छोटा सा टॉपिक आपको रिमाइंडर के तौर पर बताया जा रहा है। बीएससी सेकेंड ईयर में आपने प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पर जो परमानेंट टिश्यूज आपको बताए गए थे, सिंपल परमानेंट टिश्यूज, उनमें एक तरह के टिश्यूज का नाम आया था स्क्लेरेनकाइमा। और स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज जो थे ये डेड टिश्यूज थे, और इन टिश्यूज में जो वॉल थी वो बहुत थिक होती थी और उनके अंदर ल्यूमेन जो थी वो नहीं पाई जाती थी। तो वो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज जो थे वो फाइबर के रूप में और सेल के रूप में पाए जाते थे। तो वही स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स जो हैं वो हमारे लिए प्लांट फाइबर्स की तरह काम करते हैं, वो हमारे लिए प्लांट फाइबर हैं और उनका हम इकोनॉमिक यूज करते हैं, अलग अलग चीज़ों को बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो अब एक बात याद रखिएगा, जिनको आप नेचुरल प्लांट फाइबर्स कह रहे हैं वो एक्चुअली स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स हैं। और स्क्लेरेनकाइमा वो टिश्यूज होते हैं प्लांट बॉडी में जो थिक वॉल्ड डेड टिश्यूज होते हैं। उनकी वॉल्स पर बहुत ज्यादा अमाउंट में लिग्निन और पैक्टिन का डिपोजिशन होता है, और उनके जो ल्यूमेन होती है, जो उनकी सेल कैविटी होती है, वो हॉलो होती है, उसमें कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। तो ये वाटरप्रूफ थिक वॉल्ड डेड टिश्यूज होते हैं।
दोनों सिरों पर नुकीले और लंबाई में बहुत ज्यादा होते हैं। तो यही स्क्लेरेंकाइमा फाइबर्स हमें अलग अलग तरह के पौधों के अलग अलग भागों से मिलते हैं, जिनको हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के वजह से इस्तेमाल करते हैं अलग अलग तरह से। तो चलिए कुछ प्लांट फाइबर्स को डिस्कस करते हैं। इस कैटेगरी में या इस लिस्ट में हमारे लिए जो अलग अलग फाइबर्स हैं उनको पढ़ने से पहले उनका एक केमिकल कॉम्पोजिशन यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि प्लांट फाइबर जो हैं वो स्क्लेरेंकाइमा फाइबर्स होते हैं और उनमें मेनली सेलुलोज, लिग्निन और पेक्टिन यही मेन केमिकल कंपोनेंट है। थोड़ा बहुत इनका अमाउंट वेरिएबल हो सकता है, कहीं पर सेलुलोज का अमाउंट बहुत होगा और कहीं पर सेलुलोज का अमाउंट कम होगा, तो लिग्निन और पेक्टिन का अमाउंट बहुत ज्यादा होगा। जैसे कॉटन में सेलुलोज तो 90% से भी ज्यादा होता है, लिग्निन पेक्टिन कम होता है, लेकिन जो सन हेम्प और कॉयर हैं इनमें सेलुलोज बहुत कम होता है, लिग्निन पेक्टिन बहुत ज्यादा होता है। तो मेन केमिकल कंपोनेंट जो है प्लांट फाइबर्स के वो सेलुलोज, लिग्निन और पेक्टिन है, जो एक तरह के पॉलीसेकेराइड्स हैं, जो एक तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हैं और सेल वॉल पर डिपॉजिट रहते हैं। इन्हीं की वजह से सेल वॉल उनकी थिक हो जाती है और डेड हो जाती है। तो इस लिस्ट में आपके लिए पहला जो फाइबर है वो है कॉटन, जिसको आमतौर पर हम कपास कहते हैं। ये जो फाइबर है इसका जो हमारे लिए सोर्स है, जो इसका सोर्स प्लांट है हमारे लिए, वो एक जीनस है गॉसिपियम। इसकी करीब 4 स्पीशीज हैं जो हमारे लिए कॉटन फाइबर प्रोड्यूस करती हैं। उनमें गॉसिपियम आर्बोरियम और गॉसिपियम बार्बेडेंस ये सबसे कॉमन स्पीशीज हैं एशियन रीजन में, और इजिप्ट के रीजन में, मिस्र के रीजन में इन्हीं स्पीशीज से जो है वो कॉटन फाइबर ऑब्टेन किया जाता है। फैमिली मालवेसी का ये मेंबर है। तो कॉटन जो फाइबर है वो गॉसिपियम की अलग अलग स्पीशीज से प्राप्त होता है, फैमिली मालवेसी की जीनस है ये। और जो एग्जैक्ट सोर्स है कॉटन प्लांट में, जो भाग है जहां से हमें कॉटन फाइबर मिलते हैं, वो एपिडर्मल हेयर्स फ्रॉम सीड सरफेस, जो बीज होता है कॉटन प्लांट का, एक्चुअली उसके अंदर कैप्सूल फ्रूट होते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे चैम्बर्स होते हैं, हर चैम्बर में लगभग 4 से 9 तक सीड होते हैं। जब वो सीड और फ्रूट मैच्योर हो जाता है और सीड की सरफेस पर एपिडर्मल हेयर्स बन जाते हैं, तो वो जो फ्रूट्स हैं वो बस्ट हो जाते हैं, और जो सीड्स हैं उनकी सरफेस पर जो एपिडर्मल हेयर्स होते हैं, जो एक्चुअली कॉटन फाइबर्स हैं, वो बाहर आपको बॉल्स की फॉर्म में दिखते हैं, वाइट कलर का, और एक बॉल के जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, उसको कॉटन बॉल कहते हैं। तो वो जो सीड सरफेस है उस पर जो एपिडर्मल हेयर्स हैं वो हमारे लिए कॉटन फाइबर्स का सोर्स है, कॉटन फाइबर्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉटन है एक्चुअली ये एक तरह का सीड फाइबर है, और चूंकि ये सीड की सरफेस से मिलता है तो आप इसको सरफेस फाइबर भी कह सकते हैं। ये इकोनॉमिकली इस्तेमाल किया जाने वाला, जो इकोनॉमिकली हमारे लिए यूजफुल फाइबर्स हैं, उनमें इकलौता फाइबर है जो हमें सीड से मिलता है, कॉटन फाइबर। एक और ख़ास कैरेक्टर है कॉटन फाइबर का कि केमिकली इनमें 94% सेलुलोज होता है, और अगर आप उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें कॉटन फाइबर के, तो वो फ्लैट, ट्यूबुलर, ट्विस्टेड वाइट फाइबर्स होते हैं। कुछ छोटे साइज के होते हैं, कुछ लंबे साइज के होते हैं। लंबे जो होते हैं उनको लिंट कहते हैं, LINT, और जो छोटे शॉर्ट साइज के जो कॉटन फाइबर्स होते हैं उन्हें फस कहते हैं, FUZZ। दोनों की अपनी अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस है। जो कॉटन फाइबर्स हैं उनकी सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ये है कि दे आर बेस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जो कपड़ा उद्योग है वहाँ पर इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और जो भी कॉटन के कपड़े बनते हैं वहाँ पर सारा का सारा कॉटन फाइबर ऑब्वियसली इस्तेमाल होता है। उसके अलावा पेपर बनाने में इनका एक और इस्तेमाल है। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, सूती कपड़ा उद्योग, उसका आधार है कॉटन फाइबर। और जितने दुनिया में फाइबर इस्तेमाल किए जाते हैं प्लांट से मिलने वाले, उनमें से 70% से ज़्यादा जो है वो कॉटन फाइबर ही इस्तेमाल होते हैं। तो आप सोर्स याद रखिए, फैमिली का नाम याद रखिए, और ख़ासतौर से प्लांट के किस पार्ट से ये लिया मिलता है उसके बारे में याद रखिए। चलिए दूसरा फाइबर देखते हैं, जूट। आमतौर पर इसको पटसन कहते हैं, और जो इसका सोर्स प्लांट है कॉर्कोरस कैप्सुलैरिस, फैमिली टीलिएसी का एक प्लांट है कॉर्कोरस कैप्सुलैरिस। वैसे उसकी 2 स्पीशीज हैं,
कॉर्कोरस के 2 स्पीशीज़ हैं जिनसे हमें ये जूट फाइबर मिलता है, लेकिन कैप्सुलरिस से सबसे बेस्ट क्वालिटी का और सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमें जूट फाइबर मिलता है। जो इसका सोर्स है वो सेकेंडरी फ्लोएम ऑफ स्टेम है, सेकेंडरी फ्लोएम वाला जो पार्ट है स्टेम में, वहाँ से हमें मिलता है। अब इसकी जो कैटेगराइजेशन है वो देखिए, इस नाम को याद रखिएगा। जो फाइबर हमें सेकेंडरी फ्लोएम या उसके बाहर वाले हिस्से से, पेरीसाइकिल से, एंडोडर्मिस से मिलेगा, उनको बास्ट फाइबर कहेंगे। और जो हमें जाइलम वाले पार्ट से फाइबर मिलेगा उसको वुड फाइबर या जाइलरी फाइबर कहेंगे। तो जो जूट फाइबर है वो हमें सेकेंडरी फ्लोएम वाले पार्ट से मिलता है स्टेम के, तो इसलिए ये बास्ट फाइबर है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पस से इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि जूट फाइबर इज अ बास्ट फाइबर। जो आपके सिलेबस में पढ़ाए जाएंगे आपको फाइबर, उनमें से मोस्टली बास्ट फाइबर है। अब इसकी जो प्रोसेस है फाइबर निकालने की वो अपने आप में बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड भी है और एक बहुत स्पेशल मेथड से फाइबर ऑब्टेन किए जाते हैं। जूट की जहां खेती की जाती है वहां पर उनका फ्लावरिंग सीजन खत्म होने के बाद उसके स्टेम के छोटे छोटे पीसेस करके और उनको बंडल बनाकर, एक ग्रुप बनाकर उनके, और उसको छोटे छोटे तालाबों में पानी भरा होता है उनमें डुबो कर छोड़ देते हैं 2 हफ्ते के लिए, 3 हफ्ते के लिए। उन तालाबों के पानी में ख़ास तरह का बैक्टीरिया होता है, क्लोस्ट्रीडियम एक जीनस है बैक्टीरिया की, उसकी एक स्पीशीज़ पाई जाती है। वो बैक्टीरिया इस पौधे के जो तने में लेटेक्स होता है, बहुत सारा लेटेक्स तो कम होता है, म्यूसिलेज बहुत ज़्यादा होता है, उस म्यूसिलेज को वो खाकर ख़त्म कर देता है। उस म्यूसिलेज की वजह से स्टेम के अंदर जो फाइबर होते हैं जूट के वो पहले आपस में चिपके रहते हैं, लेकिन जब उनके बीच के म्यूसिलेज को वो बैक्टीरिया जो पानी में मौजूद है वो खाकर ख़त्म कर देता है, तो वो फाइबर जो हैं वो एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। क्योंकि कई हफ्तों तक पानी में डुबो कर रखा जाता है स्टेम को, तो वो सड़ने लगता है, रॉटिंग शुरू हो जाती है, उसको रैटिंग कहते हैं एक्चुअली, इसको RETTING। तो वो रैटिंग जब कंप्लीट होती है तो स्टेम जो है वो जगह जगह से बर्स्ट हो जाता है और उसके अंदर से जो फाइबर हैं वो बाहर निकल आते हैं। तो फिर उन फाइबर्स को निकाल कर, साफ करके, सुखा के और उसके बाद उनको बंडल्स में कन्वर्ट किया जाता है और उसका इकोनॉमिक इस्तेमाल शुरू होता है। तो ये तालाब में डुबोकर स्टेम की रेटिंग कराकर फिर वहाँ से फाइबर्स को क्लीन करके निकाल कर, ये जो प्रोसेस है कॉम्प्लिकेटेड, ये और भी कई तरह के प्लांट फाइबर जो बास्ट फाइबर होते हैं उनको ऑब्टेन करने के लिए अपनाई जाती है। और ये जो फाइबर है जूट फाइबर, इसका हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंस है, पूरे वर्ल्ड में जितना जूट फाइबर प्रोड्यूस होता है उसका 90% से ज़्यादा एशिया में, भारत और बांग्लादेश में प्रोड्यूस किया जाता है, और उसमें से भी मोर देन 85% बांग्लादेश में होता है। तो आप कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जितना जूट प्रोड्यूस किया जाता है उसका 80% से ज़्यादा अकेले जो है बांग्लादेश में होता है। और इंडिया में वेस्ट बंगाल और असम के आसपास का काफ़ी सारा रीजन है जहां जूट की बहुत बड़े स्केल पर खेती की जाती है, क्योंकि उसके लिए जो क्लाइमेट चाहिए खेती के लिए, ट्रॉपिकल एरिया होना चाहिए, बहुत बारिश होनी चाहिए साल भर, बहुत ज़्यादा नमी होनी चाहिए एटमॉस्फेयर में, और नदी घाटियों का एरिया होना चाहिए। ये सारी कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल होती हैं वेस्ट बंगाल और असम के रीजन में। तो वहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की जो घाटियाँ हैं उन एरिया में इसकी खेती की जाती है, और बांग्लादेश का एरिया उसी से लगा हुआ है, तो वहाँ पर इसकी खेती बहुत बड़े स्केल पर होती है। तो 90% से ज़्यादा जूट जो है वो बांग्लादेश और भारत में पैदा किया जाता है, और जो मेन प्रोड्यूसर है वो एक्चुअली बांग्लादेश है। जो इस्तेमाल किया जाता है जूट का वो बैग बनाने में, कारपेट और पेपर बनाने में, जो ग्रेन बैग होते हैं, जो अनाज रखने के बोरे होते हैं, वो जूट के बने होते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है जूट फाइबर की वहीं पर है। तो ये दूसरा फाइबर आपके लिए था। अगला फाइबर देखते हैं, सन हेम्प, इसको सन या सनई भी कहते हैं, क्रोटेलेरिया जुन्सिया, ये इसका बॉटनिकल नेम है प्लांट का जिससे सन हेम्प प्राप्त होता है। फैमिली पैप्लियोनिएसी का ये प्लांट है। ये भी एक तरह का बास्ट फाइबर है, क्योंकि ये भी सेकेंडरी फ्लोएम ऑफ स्टेम से निकाला जा रहा है, और
इसके लिए भी वही प्रोसेस अपनाते हैं कि उसके स्टेम को छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट करके पानी में डुबो कर रखते हैं, और जब रेटिंग हो जाती है, उसका म्यूसिलेज खत्म हो जाता है, फाइबर उस दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो वो फाइबर को वहां से हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये भी एक तरह का बास्ट फाइबर है, और रेटिंग ऑफ स्टेम के बाद में हमें फाइबर इससे मिलते हैं। फाइबर जो है सन हेम्प के, वो थिक, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, मोटे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा टिकाऊ भी होते हैं। इस्तेमाल उनका जो है वो ज़्यादातर फिशिंग नेट बनाने में, मछलियों पकड़ने का जो जाल होता है उसको बनाने में इस्तेमाल करते हैं, या और एक और इस्तेमाल है उसका सिगरेट पेपर बनाने में या टिश्यू पेपर बनाने में। तो जो सिगरेट का पेपर होता है वो बहुत ख़ास तरह का पेपर होता है, उसको बनाने में ये सन हेम्प फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है, या जो टिश्यू पेपर हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको बनाने में भी सन हेम्प फाइबर का इस्तेमाल होता है। तो ये भी एक बास्ट फाइबर है, नाम याद रखिएगा। ये फैमिली भी आपके सिलेबस में सेकेंड ईयर में शामिल थी, आप पढ़ चुके हैं पहले इसके बारे में, तो फिलहाल यहाँ आपके लिए एक आसान नाम है, याद रखिएगा इसको। अगला जो है कॉयर, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है। तो कॉयर जो है उसको आमतौर पर हम कोकोनट फाइबर कहते हैं, क्योंकि ये नारियल के पेड़ से, नारियल से मिलने वाला फाइबर है, और कॉकस नूसीफेरा प्लांट का नाम है कोकोनट के, जहां से हमें ये फाइबर मिलता है। फैमिली पामी है उसकी, अरेकेसी कहते हैं इस फैमिली को, उसका नया नाम अरेकेसी है या सही नाम अरेकेसी है, वैसे फैमिली पामी कहते हैं। तो कॉकस नूसीफेरा या कोकोनट प्लांट जो है, आपको ऑलरेडी पता है, वो पाम कहलाते हैं उस फैमिली के मेंबर्स, और उनमें जो फ्रूट हैं नॉर्मली वो ड्रूप फ्रूट होते हैं। तो ड्रूप जो फ्रूट है उसमें 3 लेयर्स होती हैं, इपीकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। तो इपीकार्प जो है कोकोनट फ्रूट की, वो तो बहुत थिन स्किन के जैसी ग्रीन होती है, वो आसानी से अलग हो जाती है। उसके नीचे एक मिडिल लेयर होती है, उसको मीजोकार्प कहते हैं, और ये मीजोकार्प जो है वो फाइबर की बनी होती है। तो यही सोर्स है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पॉइंट है, याद रखिएगा। कॉयर फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मीजोकार्प लेयर ऑफ कोकोनट फ्रूट। तो कोकोनट फ्रूट जो है उसकी मीजोकार्प लेयर से कॉयर फाइबर हमें मिलते हैं, और ये बहुत ज़्यादा मजबूत, वाटरप्रूफ, स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक और रेडिश ब्राउन कलर के फाइबर होते हैं। अगर महीनों तक, कई सालों तक अगर पानी में पड़े रहते हैं कॉयर फाइबर, तब भी ख़राब नहीं होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वाटरप्रूफ फाइबर्स हैं, और उनका इस्तेमाल अक्सर मैरीन केबल्स बनाने में, जो समुद्र के अंदर जो केबल इस्तेमाल की जाती हैं, पानी में डूबी रहती हैं, उनको बनाने में इसको इस्तेमाल करते हैं। तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर हैं ये कॉयर फाइबर, और सबसे ज़्यादा वाटरप्रूफ फाइबर होते हैं ये। इस्तेमाल उनका ब्रश बनाने में, कॉर्ड या रस्सी बनाने में और मैट बनाने में भी किया जाता है, तो वो भी उनका इस्तेमाल है। अगला एक फाइबर है हेम्प, आमतौर पर इसको भांग कहते हैं। अगर आपने पहले ये नाम सुना है तो गांजा, चरस, मैरिजुआना, हशीश, भांग, ये सब नारकोटिक्स हैं, नशीले पदार्थ हैं, उनका सोर्स यही पौधा है। कैनाबिस सटाइवा, फैमिली कैनाबिनेसी। लेकिन वो सारे जो नशीले पदार्थ हैं उनको इस पौधे की पत्तियों, इन्फ्लोरेसेंस और फ्लावर से प्राप्त किया जाता है। लेकिन जो फाइबर हमें मिलता है वो इसके सेकेंडरी फ्लोएम से मिलता है, तने के। तो ये भी एक बास्ट फाइबर है। अब देखिए आपके सिलेबस में ये सीड फाइबर था, कॉटन, जूट बास्ट फाइबर था, हेम्प भी एक बास्ट फाइबर है, ये भी हमें सेकेंडरी फ्लोएम से मिलता है, तो ये भी एक बास्ट फाइबर है। हेम्प ये भी एक बास्ट फाइबर था। और जो कॉयर आपने पढ़ा, कॉयर जो है वो एक फ्रूट फाइबर है। ये फ्रूट की सरफेस से इकलौता ऐसा फाइबर है प्लांट्स में जो फ्रूट से मिलता है। तो ये फ्रूट से मिलने वाला फाइबर है कॉयर, तो ये तो फ्रूट फाइबर है। हेम्प एक अगेन बास्ट फाइबर है, और ये हमें तने के सेकेंडरी फ्लोएम वाले पार्ट से मिलता है। ये फाइबर भी लंबे, बहुत मजबूत, लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन इनमें ना तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना इलास्टिसिटी होती है। लचीले बिल्कुल नहीं होते हैं, बहुत आसानी से टूट जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी रस्सी बनाने, रोप्स बनाने में, मैट्स बनाने में, चटाई और जाल बनाने में इनका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा भी कुछ और फाइबर हैं, फ्लैक्स जैसे फाइबर हैं, या और इसी तरह के मनीला हैम जैसे फाइबर हैं। म्यूसा टेक्सटाइलिस एक उस जीनस है
बनाना की जीनस के साथ में एक स्पीशीज शामिल है उससे प्राप्त होता है, तो वो लीफ के पिटियोल से मिलता है। तो बहुत सारे सोर्सेस के अलग अलग फाइबर्स हैं। जो आपका बीएससी थर्ड ईयर का सिलेबस है उसमें कोई पर्टिकुलर फाइबर के नेम मेंशन नहीं है, तो आप अपने तरफ से जो भी तैयार करके जाएंगे फाइबर्स उनको आप वहाँ डिस्क्राइब कर सकते हैं अगर लिखने के लिए आपसे आता है। फिलहाल ये कुल जो 5 फाइबर्स आपको बताए गए हैं, कॉटन, जूट, सन हेम्प, कॉयर और हेम्प, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है इंडियन कंटेक्स्ट में। भारत में जिन फाइबर्स का ज़्यादा उत्पादन और इस्तेमाल होता है, जिनका ज़्यादा प्रोडक्शन और यूज़ होता है, उनमें यही फाइबर शामिल हैं। तो आपके लिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पज से न सिर्फ बीएससी थर्ड ईयर के एग्जाम में बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और बॉटनी के प्रैक्टिकल में स्पॉटिंग के तौर पर भी आपके लिए काम के हैं। वहाँ स्पॉट के तौर पर आपको ये दिए जा सकते हैं जहाँ आप इनके बारे में डिस्क्रिप्शन पॉइंट वाइज लिखेंगे।